गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली स्टार्ट करके उसमें फिजिकल एंड रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब अपन एक एक एलिमेंट के लिए बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बोरॉन कंपाउंड। बोरॉन के लिए यह एक सहसंयोजी ठोस है। ये एक सहसंयोजी ठोस है बेटा। क्या है? एक सहसंयोजी ठोस है। इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। देखो बेटा, सहसंयोजिक ठोस के बारे में पहले ही बताया था, जिसमें परमाणु या अणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा, बहुत सारे परमाणु तथा अणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अन्य उदाहरण की बात करें अपन, हीरा हो गया, डायमंड। डायमंड भी एक सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। अकार्बनिक हीरा SiC, रेड फॉस्फोरस SiO2, ये सारे किसके उदाहरण हैं? सहसंयोजक ठोस के ही उदाहरण हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। ऐसे ही सेकंड बात करें अपन, आणविक ठोस या वान डेर वाल ठोस, पहले मैं बात कर चुका हूं इनके बारे में। आणविक ठोस या वान डेर वाल ठोस के लिए बात करें, जिसमें दो सहसंयोजक अणु आपस में वान डेर वाल अणु के द्वारा बंध के द्वारा जुड़े रहे, उन्हें वान डेर वाल ठोस या आणविक ठोस कहते हैं। जैसे अपन बात करें सॉलिड I2, ठोस I2, या अपन बात करें सॉलिड CO2, ये सारे किसके उदाहरण? या व्हाइट फॉस्फोरस, इसमें दो P4 यूनिट, व्हाइट P4 में दो P4 यूनिट आपस में किससे जुड़ी रहती हैं? दुर्बल वान डेर वाल बल के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो अपन बात करें इसके गलनांक व क्वथनांक, इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। यह विद्युत तथा ऊष्मा का, यह विद्युत तथा ऊष्मा का अल्पचालक होता है। अल्पचालक होता है। कैसा होता है? अल्पचालक होता है। यह कई अपरूप में पाया जाता है। इसके कई अपरूप हैं। जो मेन अपरूप है वो कौन सा है? 12B12 है। बोरोन कई अपरूप में पाया जाता है। अपन बात करें, ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय संरचना बनाता है। अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय रूप में ये होता है जो कम क्रियाशील होता है, न के बराबर क्रियाशील होता है, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में ये क्रियाशील होता है। अक्रिस्टलीय रूप में थोड़ा बहुत क्रिया कर लेता है, परंतु क्रिस्टलीय रूप में ये बिल्कुल भी क्रिया नहीं करता। इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि कौन सी हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक रूप से कमरे के ताप पर बोरोन कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील या फिर ये बोल सकते हैं अक्रिय है। खास करके अक्रिस्टलीय रूप तो अक्रिय है। यह उच्च ताप पर, इसका ऐसे लिखना, इसका अक्रिस्टलीय रूप कम ताप पर धातुओं, कम ताप पर, अधिक ताप पर धातुओं तथा अधातुओं से क्रिया
कर लेता है, क्रिया कर लेता है। किस पर? एक्रिस्टलीय उच्च ताप पर धातुओं व अधातुओं से अभिक्रिया कर लेता है। पहली बात करें अधातुओं के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के साथ अभिक्रिया देखिए अपन, पहला बोरोन प्लस O2, बोरोन प्लस N2, बोरोन प्लस X2, बोरोन प्लस सल्फर। उच्च ताप है, यहां ताप लिया अपन, तो यहां पर बोरोन के ऑक्साइड बन जाएंगे क्या? B2O3 बन जाएगा। यहां नाइट्राइड बन जाएंगे Bn, इसको बोलते हैं अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक ग्रेफाइट, अकार्बनिक ग्रेफाइट। इसको बोलते हैं BX3, इसको बोलते हैं B2S3, B2S3 क्या बोलते हैं? B2S3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B2S3। क्या? B प्लस O2 B2O3, B प्लस N2 Bn अकार्बनिक ग्रेफाइट, BX2 BX3, बोरोन प्लस सल्फर B2S। अकार्बनिक ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, जैसे ग्रेफाइट की संरचना होती है सेम वैसे ही होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता रहता है, इसलिए अकार्बनिक ग्रेफाइट विद्युत की चालक होती है। इसमें भी षष्ठकोणीय परतें ऐसे कंपाउंड बनते हैं। ऐसे ये दुर्बल वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। दुर्बल वांडर वाल बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इसलिए यह विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक। और इसमें प्रत्येक परमाणु में sp2 संकरण होता है। क्या होता है? sp2 संकरण होता है। तो ये अधातुओं के साथ इनकी अभिक्रियाएं होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं बोरोन जल के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तो लिख लिए सेकंड अभिक्रिया, यह जल के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। दूसरा, जल के साथ अभिक्रिया अगर करें, यह है जल के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। जल के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। तीसरी बात करें अपन अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ यह दुर्बल अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। यह दुर्बल अम्लों के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। यह जो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं जैसे सांद्र H2SO4 HNO3, इनके साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड का निर्माण करता है। देखो, यह दुर्बल अम्लों के साथ
अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, दुर्बल अम्लों के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। यह प्रबल अम्लों, यह प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। किसके साथ? सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब देखो बेटा, जब भी सांद्र H2SO4, ये बात याद रखना, पी ब्लॉक में सभी जगह आएगी, आगे अपन सांद्र HNO3 की पढ़ेंगे, H2SO4 पढ़ेंगे। जब भी सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 आएगा तो इनमें सह उत्पाद के रूप में इसमें NO2 और इसमें SO2 बनेगी ही बनेगी। सांद्र H2SO4 से तो क्या बनेगी? सह उत्पाद SO2, और सांद्र HNO3 से क्या बनेगा? NO2 का निर्माण होगा ही होगा। जैसे अपन अभिक्रिया देखें, बोरोन की अभिक्रिया H2SO4, कौन सा H2SO4 है? सांद्र H2SO4 से करवाएं तो अपने को क्या मिल जाएगा? बोरिक अम्ल H3BO3 प्लस साथ में क्या मिल जाएगा? SO2। यहां पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 में जा रहा है, 0 से +3 में जा रहा है, और सल्फर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऐसे देखें, बोरोन प्लस सांद्र HNO3 क्या बन जाएगा? H3BO3 प्लस NO2, तो ये क्या बनेगा? बोरिक एसिड, और ये भी क्या बनेगा? बोरिक एसिड। दोनों ही क्या बनेंगे? बोरिक एसिड बनेंगे। क्या बनेंगे? बोरिक एसिड। नेक्स्ट अपन बात करें क्षारों के साथ अभिक्रिया। थर्ड फोर्थ क्षारों के साथ है। देखो बेटा, बोरोन के जो ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्षारों से अभिक्रिया करके बोरेट आयन, सोडियम बोरेट, पोटेशियम बोरेट, इनका निर्माण करते हैं। अपन इनको मेटाबोरेट भी बात कर सकते हैं। तो अपन बोलें जैसे B+NaOH ले लिया तो क्या बन जाएगा अपने पास? Na3BO3, और अपन क्या लिख सकते हैं? NaBO2, और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। अगर ये लेते हैं तो अपने पास इसमें से H2O निकालेंगे, वरना यहाँ क्या लिख देंगे? H2 गैस रिलीज होगी। और इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें H2O लिख सकते हैं और साथ में H2। तो अपन कहें बोरोन क्षारों से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? बोरेट, मेटल बोरेट का निर्माण करती है। लिख दो, बोरोन क्षारों से अभिक्रिया कर मेटल बोरेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बोरेट का निर्माण करती है। आगे बात करें धातुओं के साथ अभिक्रिया। बोरोन को धातुओं से अभिक्रिया करवाने पर मेटल बोराइड का निर्माण होता है। मेटल बोराइड का निर्माण होता है। मेटल बोराइड
बोराइड बोल रहे हैं। बोराइड का मतलब है, अपन आइड बोला था, आइड, आइड मतलब नेगेटिव चार्ज, आइड मतलब नेगेटिव चार्ज। मेटल बोराइड का निर्माण होता है जिनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, जिनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। जैसे बात करें अपन मैग्नीशियम प्लस बोरोन, तो आप लिया Cr प्लस बोरोन, बेरिलियम प्लस बोरोन, सभी में टेम्परेचर लिया ताप, तो यहाँ क्या बन जाएगा? Mg3B2 Crb एंड Be3B2। मैग्नीशियम बोराइड, क्रोमियम बोराइड, बेरिलियम बोराइड, बेरिलियम बोराइड, क्रोमियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड। तो इसमें क्या बन रहा है अपने पास? बोराइड का निर्माण हो रहा है। इनके क्वथनांक व गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। अब बात करें बोरोन के यौगिक। बोरोन के कौन से यौगिक हैं? सबसे पहली बात करते हैं अपन किसकी, इंपॉर्टेंट, बोरेक्स। फॉर्मूला Na2B4O7.10H2। या अपन और लिख सकते हैं बेटा, क्या? Na2B4O5OH का होल 4 8H2। क्या लिख सकते हैं? 8H2। एक चीज और यहां बताएं, B4O5OH का होल 4 -2, इसको मैंने हटा दिया, ये जल के अणु, इसे बोलते हैं टेट्रा बोरेट आयन। क्या बोलते हैं? टेट्रा बोरेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा बोरेट आयन। इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसकी स्ट्रक्चर अपने को कैसी मिलती है? BO 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 B O OH OH कोऑर्डिनेट OH माइनस, कोऑर्डिनेट OH माइनस, ये हो गई टेट्राबोरेट आयन की स्ट्रक्चर। किसकी हो गई? टेट्राबोरेट आयन। अगर सोडियम भी अपने पास होंगे तो Na+ यहां पड़ा रहेगा और Na+ यहां पड़ा रहेगा और 8H2 इनके साथ संलग्न रहेंगे। अब बेटा इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? बोरेक्स में कितने BOB बॉन्ड हैं? देखो बेटा, 1 2 3 4 5, बोरेक्स में 5 BOB बॉन्ड हैं। क्या सभी बोरेक्स सेम संकृत हैं? सभी बोरेक्स सेम संकृत नहीं है। ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है। तो अपन बोलें बोरेक्स में 5 BOB बॉन्ड है। क्या है? बोरेक्स में 5 BOB बॉन्ड हैं। 2 बोरोन sp2 संकृत तथा 2 बोरोन sp3 संकृत हैं। 2 बोरोन sp2 संकृत तथा 2 बोरोन sp3 संकृत हैं। बोरोन में बात करें सिग्मा व लोन पेयर की संख्या, किसकी? सिग्मा व लोन पेयर। तो अपन काउंट करें बेटा, पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। एक यहां पर है, इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 और 16 इसमें कितने हो गए? 32 सिग्मा है। 32 ही लोन पेयर आएंगे, तो रेशियो क्या आ गया? 1:1 रेशियो आ गया। क्या आ गया? 1:1 रेशियो आ गया। ठीक है, बोरेक्स में 32 सिग्मा 32, इसके भी अपने को काउंट करने हैं। अब बोरेक्स को बनाने की विधि पढ़ें। बोरेक्स को बनाने की विधि, पहली अपने पास कौन सी? कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट से, कोलेमेनाइट से। अब कोलेमेनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कोलेमेनाइट में अपन यदि कोलेमेनाइट का फॉर्मूला Ca2B6O11 Ca2B6O11 होता है। इसमें क्या करें? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ इसको हीट कर दें। ये कौन है? कोलेमेनाइट। कौन है ये? कोलेमेनाइट अयस्क है। इसमें सोडियम कार्बोनेट अगर पास करें तो अपने को क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na2B4O7 प्लस NaBO2। ये बेटा जी कौन है? सोडियम मेटाबोरेट। और ये क्या मिल चुका अपने को? बोरेक्स मिल चुका है। इसको क्रिस्टलीकृत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रिस्टलीकृत करेंगे, जल के अणु इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब जो अपने पास NaBO2, ये सोडियम मेटाबोरेट जो मिला हुआ है, सोडियम मेटाबोरेट में अपन अगर CO2 पास कर दें, क्या पास कर दें? CO2, तो ये किसमें बदल जाएगा? Na2B4O7 प्लस Na2CO3। तो ये दो से अपने को यहां से बोरेक्स मिल चुका है, और इसमें अपन CO2 पास करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? बोरेक्स मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं? बोरेक्स का निर्माण कर सकते हैं। ये अपना कोलेमेनाइट से हो गया। बोरिक अम्ल से भी अपन बोरेक्स का निर्माण कर सकते हैं। बोरिक अम्ल से कैसे करेंगे? बोरिक अम्ल से, बोरिक अम्ल H3BO3 प्लस इसमें इसकी अभिक्रिया Na2CO3, बोरिक अम्ल की अभिक्रिया Na2CO3 से कराते हैं। किसे कराते हैं? Na2CO3 से। तो अपने को क्या मिलेगा? बोरेक्स Na2B4O7 प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी और साथ में H2O निकल जाएगा। तो ये अपने को क्या प्राप्त हो गया? बोरेक्स हो गया। इसको अपन क्या कर लेंगे? क्रिस्टलीकृत कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्रिस्टलीकृत करके इसको अपन अलग कर सकते हैं। ये अपने पास बोरेक्स को बनाने की विधि आ गई। बोरेक्स को बनाने की विधि आ गई। बोरेक्स का उपयोग अपन किस में करते हैं? बोरेक्स का उपयोग अपन पहला रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसमें पहले देखें जल अपघटन। बोरेक्स का जलीय विलयन, क्षारीय प्रवृत्ति
का होता है। बोरेक्स का जलीय विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इसमें कुछ मात्रा में अम्ल मिलाकर इसका जल अपघटन कराया जाए तो अपने को बोरेक्स प्लस H2O, या फिर अपन लिख देते हैं एक्वस HCl ले ले, मतलब इसमें जल है तो अपने को क्या मिल जाएगा, या पहले ओनली वाटर मिलाते हैं, जल अपघटन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, H3BO3 प्लस NaOH मिलेगा। ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो इनका विलयन कैसा मिलेगा अपने को, क्षारीय प्रवृत्ति का मिलेगा। कैसा? क्षारीय प्रवृत्ति का। तो बोरेक्स में HOH करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो अपने को बोरिक एसिड प्लस NaOH मिलेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्षारीय प्रवृत्ति का मिलेगा। कैसा मिलेगा? क्षारीय प्रवृत्ति का। ओके, अब अगर इसमें एसिड डाल दिया जाए तो एसिड क्या करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करके इसको लवण में चेंज कर लेगा और पीछे अपने को क्या मिल जाएगा, H3BO3 ही मिल जाएगा, मिल जाएगा बोरिक एसिड मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, बोरेक्स पर ताप का प्रभाव देखें, Na2B4O7.10H2 है। इसको गर्म करेंगे तो इसमें उपस्थित क्रिस्टलाइन वाटर बाहर निकल जाएगा, O7 ये फूल जाएगा, फूला हुआ, और क्रिस्टलीय वाटर है जो बाहर निकल जाएगा, फूली हुई स्पीसीज हो जाएगी ये, इससे फूल जाएगा। अगर इसको और गर्म करें अपन, और गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaBO2 प्लस क्या बन जाएगा अपने पास, B2O3। ये सफेद मनका जैसा प्राप्त होगा, सफेद मनके जैसा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? सफेद मनके जैसा अपने को प्राप्त होगा। इसकी अभिक्रिया अपन आगे सफेद मनका जैसा अपने को प्राप्त होता है। इसको अपन क्या करते हैं, विभिन्न, इसका उपयोग बोरेक्स बीड टेस्ट में करवाते हैं। इसका उपयोग किसका, इस अभिक्रिया का उपयोग मनका परीक्षण में किया जाता है। मनका परीक्षण में किया जाता है। किसका? इसका। ये जो इस अभिक्रिया के द्वारा अपने को सफेद मनका मिला है, ग्लासी कांच जैसा पारदर्शी, या अपन बोल सकते हैं कांच जैसा पारदर्शी, कांच जैसा पारदर्शी मनका, जिसका उपयोग अपन किसमें करते हैं, मनका परीक्षण में किया जाता है। अब मनका परीक्षण किसके लिए किया जाता है, मनका परीक्षण डी ब्लॉक धातुओं के पहचान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डी ब्लॉक धातुओं की पहचान के लिए किया जाता है। डी ब्लॉक धातुओं को इनके इस पारदर्शी कांच के मनके के साथ गर्म किया जाता है तो अपने को विभिन्न प्रकार के रंगीन मनके प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगीन मनके प्राप्त होते हैं, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित हैं या नहीं है। जैसे रिएक्शन देखते हैं अपन, CuO प्लस B2O3 या CO प्लस B2O3 या Cr2O3 प्लस B2O3 या MnO प्लस B2O3, तो अपने को क्या मिलता है देखते हैं। CuBO2 का होल ट्वाइस, यहां क्या मिलेगा, COI
और इसमें क्या मिलेगा, CuBO2 का होल ट्वाइस, यहाँ क्या मिलेगा, CrBO2 का होल ट्वाइस, यहाँ क्या मिलेगा, MnBO2 का होल ट्वाइस। ये कैसा मिलेगा मेरे को, ब्लू कलर का मिलेगा। और ये भी कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का, यहाँ पर 3 आएगा। ये कैसा होता है अपने पास, ये ब्लू एंड ग्रीन एंड ये होता है जो नीचे वाला, ये ब्राउन कलर का। +2 में अपने को कैसा नजर आता है, ब्राउन कलर का नजर आता है। तो कॉपर और कोबाल्ट का कलर अपने को सेम नजर आता है, कैसा, ब्लू। क्रोमियम +3 में कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जबकि Mn+2 में कैसा होता है, ब्राउन कलर का नजर आता है। तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, डी ब्लॉक। एक क्वेश्चन आपको ये पूछता है, जो अपने को कांच जैसा पारदर्शी मन का प्राप्त हुआ है, उसमें कौन अभिक्रिया करता है, B2O3 है, वो क्या करता है, अभिक्रिया प्रदर्शित करता है किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपाउंड। ये अपने बोरेक्स के लिए बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बोरिक एसिड। फॉर्मूला H3BO3। इसे ऑर्थो बोरिक एसिड भी कहा जाता है। क्या, ऑर्थोबोरिक एसिड। सभी नाम इसी के हैं, किसके, H3BO3 के। यह एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल है, OH- ग्रहण, दुर्बल मोनोबेसिक OH- ग्रहण करने वाला अम्ल है। यह दुर्बल मोनोबेसिक OH- ग्रहण करने वाला अम्ल है। अब बेटा जी ये H+ नहीं देता है, इसकी अपन बात करें OH BOH OH। ये एक OH- ग्रहण करता है, न कि H+ देता है। इसके पास H तो 3 है, परंतु ये H+ देता नहीं है। ये OH- ग्रहण करने वाला अम्ल है। क्या, ये एक OH- ग्रहण करने वाला अम्ल है। यह मुलायम साबुन के स्पर्श जैसा ठोस है। साबुन के स्पर्श जैसा कैसा है, क्या है, यह मुलायम साबुन के स्पर्श जैसा ठोस है, सॉलिड है। कैसे, साबुन के स्पर्श जैसा ठोस है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की उपस्थिति के कारण, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी बेटा, इंटरमोलिकुलर यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर की उपस्थिति के कारण ठोस संरचना प्रदर्शित करता है। किसके कारण,
हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट बात करें इसको बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, बनाने की विधियों में देखें, पहली विधि अभी पढ़ा था, बोरेक्स के अम्लीय जल अपघटन से। जैसे बोरेक्स है, इसमें वाटर HCl, एक्वस HCl ले लूं, वाटर के साथ होगा तो क्या बन जाएगा अपने पास H3BO3 प्लस NaCl बन जाएगा। जो NaOH बना था उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। सेकंड बात करें, B2H6 डाइबोरेन, आगे आगे अभिक्रिया आएगी, ये अभिक्रिया आगे आएगी। B2H6 के जल अपघटन, B2H6 के जल अपघटन के द्वारा, B2H6 के जल अपघटन के द्वारा, B2H6 का जल अपघटन करूं मैं, B2H6 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा अपने पास, B2O3 प्लस H2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3BO3 प्लस क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ये कौन है, बोरिक एसिड है। क्या है, बोरिक एसिड। थर्ड बात करें अपन BCl3 के जल अपघटन के द्वारा, BCl3 के जल अपघटन के द्वारा, आगे BCl3 का अपन जल अपघटन कराएंगे, उसमें भी अपने को क्या मिलेगा, यही मिलता है। देखते हैं, BCl3 का जल अपघटन कराया अपने HOH, तो अपने को क्या मिल जाएगा, H3BO3 प्लस HCl मिल जाएगा। ये क्या करता है बेटा, अगर वाटर मॉलिक्यूल कुछ मात्रा में, वाटर मॉलिक्यूल इससे विक्रिया करके, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करता है, मोनोबेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है, लेविस बेस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये OH माइनस लेता है, OH माइनस लेगा तो क्या बन जाएगा, BOH का होल 4 बन जाता है, और माइनस कुछ मात्रा में, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, बेस की तरह, और ये एसिड की तरह, तो विक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये 11BOH का होल 4 माइनस का निर्माण कर लेते हैं, इसका निर्माण कर लेते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, बोरिक अम्ल को बनाने की विधियां आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं, बोरिक अम्ल को बनाने की विधियां। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी अभिक्रियाओं में बात करें, पहला रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में बात करें, पहला क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, मैं बात करता हूं NaOH प्लस H3BO3, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये क्षार है ही, तो क्या बन जाएगा, NaBOH का होल 4, सोडियम, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाले, क्या बन गया, NaBO2.2H2, तो ये कौन बन गया, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम मेटाबोरेट। अगर अब इस पर ताप का प्रभाव देखें, इंपॉर्टेंट है इस पर ताप का प्रभाव। सेकंड बात, तापीय प्रभाव,
H3BO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें, H3BO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो अपने को HBO2, नाम क्या इसका, मेटा बोरेट प्राप्त होगा, मेटाबोरेट प्राप्त होगा, मेटाबोरेट प्राप्त होगा। H3BO3 इसको अपन 140 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो H2B4O7, H2B4O7 इसका नाम है टेट्रा बोरिक एसिड, टेट्रा बोरिक एसिड, इसका नाम है टेट्रा बोरिक एसिड। अगर अपने पास H3BO3 एंड कहीं भी, इसके लिए बात नहीं कर रहा मैं, कहीं भी बेटा जी आपको रेड होट लगा हुआ मिल जाए, क्या लगा हुआ मिल जाए, रेड होट, रक्त तप्त, रक्त तप्त वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है उसमें जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी के सभी बाहर निकल जाएंगे और अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, B2O3 मिलेगा और साथ में H2O, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड। तो ये अपने पास क्या हुआ, बोरिक अम्ल की अभिक्रियाएं आ गई। नेक्स्ट अपन बोलते हैं डाइबोरेन या बोरेन हाइड्राइड, बोरेन हाइड्राइड। बोरेन हाइड्राइड के लिए बात करें बोरेन हाइड्राइड, नेक्स्ट अपन बात करें हैं बोरेन, बोरोन हाइड्राइड। यह बोरोन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र BnH2n प्लस BnHn+4 तथा, या तथा बोल सकते हैं, तथा BnHn+6 होता है, +6 होता है। क्या होता है, BnHn+4 या BnHn+6 होता है। सिक्स होता है। सबसे सरल बोरोन हाइड्राइड, सबसे सरल बोरोन हाइड्राइड डाइबोरेन, डाइबोरेन B2H6 है। कौन है, B2H6 है। इसके बनाने की विधियां देखें, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां देखते हैं। पहली विधि NaBH4 के विक्रिया I2 से कराएं। पॉलीईथर, पॉलीईथर विलायक की उपस्थिति में, पॉलीईथर की उपस्थिति में NaBH4 की विक्रिया I2 से कराएं
तो क्या बन जाएगा B2H6 प्लस NaI बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पॉलीथर क्या करता है? B2H6 को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये क्या है? प्रयोगशाला विधि है। क्या है? प्रयोगशाला विधि है। ये क्या है? प्रयोगशाला विधि है। NaBH4 प्लस I2 की अभिक्रिया कराते हैं। दूसरी बात करें BCl3 का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, BCl3 का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? B2H6 प्लस AlCl3 प्लस LiCl बनेगा। क्या बनेगा? LiCl। BCl3 की अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवाई तो B2H6 AlCl3 प्लस HCl का निर्माण होगा। किसका होगा? HCl का निर्माण होगा। थर्ड बात करें अपन BF3 की अभिक्रिया LiH लिथियम हाइड्राइड से करवाते हैं। यहां पर हाइड्राइड लिया है अपन ने तो 450 केल्विन के आसपास टेम्परेचर ले लें तो क्या बन जाएगा? B2H6 प्लस लिथियम फ्लोराइड बन जाएगा। यह औद्योगिक विधि है। तो तीन विधि पढ़ ली अपने। एक तो औद्योगिक विधि हो गई BF3 की अभिक्रिया लिथियम हाइड्राइड, यहां सोडियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं अपन। BCl3 की अभिक्रिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, BaH4 की अभिक्रिया I2। ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। और ये क्या है? औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि का मतलब है बड़े लेवल पर B2H6 का निर्माण करें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन B2H6 की संरचना। वैसे तो B2H6 की संरचना अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट और भी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। संरचना एक बार दोबारा देख लेते हैं। B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंद पाया जाता है। B2H6 B H H H B H H H। यहां से यहां तक की बात करूं मैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये है, एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये है। और ये क्या है बेटा जी? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 4। अब इस बोरोन के लिए बात करें, यह बोरोन sp3 संकरित है। कैसा है? sp3 संकरित है। यह असमतलीय है। कैसा है? असमतलीय, अध्रुवीय। म्यू की मान कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। इसका अष्टक अभी भी अष्टक अपूर्ण है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, अष्टक अपूर्ण, sp3 संकरित, असमतलीय, अध्रुवीय, अष्टक अपूर्ण, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह करता है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह करता है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अब बेटा इसके लिए देखिए, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और ये एक तल के ऊपर है और एक ये तल के नीचे है। यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। या तो अपन इसको ऊपर, ये ब्रिज बॉन्ड वाले ऊपर नीचे ले लिए,
आपको कई बार क्या मिलेगा, इसको ऐसे कर दोगे तो ब्रिज बॉन्ड वाले यहां आ गए, तो एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पर है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे, चाहे आप ऐसे ब्रेक कर लो, आप कैसे भी रख सकते हो उसको। 3D में अपन दिमाग में सोचो, 3D में कैसे है, दो बोरोन यहां पड़े हैं, ये ब्रिज बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, ये ब्रिज बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, और ये लेटरल एटम एक ऊपर है तल के, एक तल के नीचे है, एक ऊपर है और एक तल के नीचे है। तो इसको ऐसे काटोगे तो इसमें कितने परमाणु आएंगे, इसमें 6 परमाणु आएंगे, इसमें से 4 हाइड्रोजन होंगे। सभी हाइड्रोजन एक समान तल में नहीं है, 2 हाइड्रोजन अलग तल में है और 4 हाइड्रोजन अलग तल में उपस्थित हैं। इसे बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। इन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना मुश्किल है, किनकी बजाय, इन लेटरल एटम की बजाय। क्यों, क्योंकि यहां पर दो तरफ से अपने को क्या मिल रहा है, आकर्षण बल मिल रहा है, एक इधर और एक इधर। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कितनी जगह रोटेट हो रहे हैं, 3 केंद्र के बीच में रोटेट हो रहे हैं। इसके लिए इसका नाम क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या नाम है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नेक्स्ट बात करें इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं लेते हैं। पहली, जल के साथ अभिक्रिया। अभी भी पढ़ी थी अपन ने, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं B2H6 की, प्लस वाटर लिया तो अपने को क्या मिलेगा, H3BO3 प्लस H2 गैस मिलती है। क्या मिलती है, H2 गैस मिलती है। दूसरी अभिक्रिया कराएं इसकी O2 के साथ अभिक्रिया। B2H6 की अभिक्रिया O2 से करवाते हैं तो अपने को B2O3 प्लस H2O प्लस बहुत सारी एनर्जी मिलती है, खूब सारी एनर्जी बाहर निकलती है। B2H6 की अभिक्रिया जब अपन जल से O2 से करवाते हैं तो खूब सारी एनर्जी बाहर निकलती है। इसका मतलब ये एनर्जी करीब करीब 1976 के आसपास होती है, 1976 के आसपास होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, इसीलिए B2H6 का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेट वगैरह में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, B2H6 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी अभिक्रिया धातु हाइड्राइड के साथ करवाते हैं। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी, धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में चार धातु हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अपने को धातु बोरोहाइड्राइड का निर्माण होता है। जैसे मैंने लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रिया B2H6 से कराई तो लिथियम बोरोहाइड्राइड का निर्माण होता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड की अभिक्रिया B2H6 से करवाई, सोडियम हाइड्राइड की अभिक्रिया B2H6 से कराई तो अपने को NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन बोरोहाइड्राइड का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब अपन एल्कीन वगैरह का या फिर एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन कराते हैं, एसिड का अपचयन कराते हैं तो अपन इनका उपयोग करते हैं, किसका, लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड
सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करते हैं। तो ये अपचायक के रूप में काम आते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, धातु हाइड्राइड की अभिक्रिया B2S6 से कराएंगे तो क्या बनेंगे, बोरोहाइड्राइड बनेंगे। इन बोरोहाइड्राइड का उपयोग किसमें किया जाता है, अपचायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, अपचायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, डाइबोरेन की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बात करें, फोर्थ अभिक्रिया क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया। B2S6 क्षारों से अभिक्रिया कर, क्षारों से अभिक्रिया करती है। यह प्रबल क्षारों के साथ असम्मित वियोजन तथा दुर्बल क्षारों के साथ सम्मित वियोजन प्रदर्शित करती है। B2S6 क्षारों से अभिक्रिया करती है। यह प्रबल क्षारों के साथ असम्मित वियोजन तथा दुर्बल क्षारों के साथ सम्मित वियोजन प्रदर्शित करती है। पहली बात करें अपन प्रबल क्षारों से अभिक्रिया। प्रबल क्षार जैसे मान लेते हैं अपन अमोनिया 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ये क्या है, प्रबल क्षार मानते हैं। B H H H B H H H, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं। 2 मोल अमोनिया लेंगे, 2 मोल अमोनिया, तो असम्मित वियोजन कैसे होगा, ये यहां से टूटेगा कि 4 हाइड्रोजन एक बोरोन के साथ और 2 हाइड्रोजन एक बोरोन के साथ, तो इसका अष्टक पूर्ण रह गया और साथ में इसके 2 कक्षक खाली रह गए, जिनके साथ 2 अमोनिया जुड़ जाएंगे तो एक संकुल का निर्माण होता है BH2 डॉट 2NH3 प्लस एंड BH4 माइनस, BH2 2NH3 प्लस BH4 माइनस, इस संकुल का निर्माण होता है। अब इस संकुल के ऊपर टेम्परेचर का, 2 टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। क्या, यदि हाई टेम्परेचर लिया जाए, यदि लो टेम्परेचर लिया जाए, यदि हाई टेम्परेचर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, Bn बन जाएगा, और लो टेम्परेचर B3N3H6 का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जो खूबियां ऑर्गेनिक बेंजीन एंड ऑर्गेनिक ग्रेफाइट में होती हैं, सेम की सेम वो खूबियां इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन में होती हैं। दोनों में सेम खूबियां होती हैं, जैसे नेचर इनके होते हैं, ऑर्गेनिक बेंजीन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक के सेम टू सेम अपने को फीचर्स मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ये डाइबोरेन के लिए बात हो गई। नेक्स्ट चीज देखते हैं एलम। एलम या हिंदी में बोलते हैं इसको फिटकरी। क्या बोलते हैं, फिटकरी या एलम। एलम क्या है, द्विक सल्फेट है। यह द्विलक सल्फेट
है। इसका सामान्य सूत्र क्या है? M1 या यहां पर कुछ और ले लें, R2SO4 डॉट M2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 है। ये इसका जनरल फॉर्मूला। यहां पर R एकल संयोजी धनायन है, एकल संयोजी धनायन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, ये एकल संयोजी धनायन है। इसके लिथियम प्लस एलम का निर्माण नहीं करता छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण एलम का निर्माण नहीं करता। एम यहां पर क्या है? त्रिसंयोजी धनायन है, त्रिसंयोजी धनायन। जैसे अपन बात करें क्रोमियम +3, Fe+3, एल्युमिनियम +3, ये जैसे मैंने लिया K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2, इसे बोलते हैं पोटाश एलम। क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। जबकि अपन बात करें K2SO4 डॉट Cr2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, यहां कौन आ गया? क्रोमियम आ गया, क्रोमियम। तो इसे क्या बोलेंगे? क्रोम एलम। क्या बोलते हैं इसको? क्रोम एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोम एलम। अगर मैं यहां पर NH4 का होल ट्वाइस SO4, Fe2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो इसको बोलते हैं क्या? फेरस एलम। फेरस एलम का नाम दिया जाता है, या आयरन एलम बोलते। फेरस नहीं बोलेंगे क्योंकि एक है यहाँ एक स्टेज, इसे आयरन ही बोलेंगे, आयरन एलम बोला जाता है। इसके उपयोग जरूरी याद करने हैं आपको। एलम का उपयोग रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने, आप देखते हो शेविंग कराते हो तो उसमें देखते हैं कभी कभी कट लग जाता है, तो वहां पर नाइट फिटकरी लेकर उसे वहां पर मसलता है, तो वो क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है। सेकंड बात करें, पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, और चमड़े के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एलम के उपयोग आ गए। एलम को गर्म करेंगे, एलम को अपन गर्म करें, हीट करें, तो इसमें क्रिस्टलाइन वाटर बाहर निकल जाएगा, -H2O हो जाएंगे। तो इसमें फूला हुआ प्राप्त होता है। क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल बाहर निकलने के कारण, क्रिस्टलीय जल बाहर निकलने के कारण ये अपने को कैसा नजर आता है? फूला फूला नजर आता है। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं पर अपने को याद रखना है। बोरॉन को बनाने की विधियां हैं ये, और आपको याद रखनी है, कई जगह क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पहली बात करते हैं B2S6 है, B2O3 है। इसको अपन मैग्नीशियम के साथ गर्म करें और एल्युमिनियम के साथ गर्म करें। अगर इसको मैग्नीशियम के साथ गर्म करेंगे तो बोरोन प्राप्त होगा, MgO प्राप्त होगा, बोरोन प्राप्त होगा, Al2O3 प्राप्त होगा। ये अपने को क्रिस्टलीय और यहां पर अक्रिस्टलीय, क्योंकि यहां एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है, जिसके कारण अपने को क्या मिलेगा? यहां पर क्रिस्टलीय मिलेगा और यहां पर अक्रिस्टलीय संरचना प्राप्त होती है। तो ये अपनी बोरोन फैमिली कंप्लीट होती है।
आगे अपन गैलियम की एक छोटी सी बात याद रखना, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो करीब करीब 330 के आसपास होता है। कितना होता है? 330 के, मतलब कमरे के ताप पर, या 330 नहीं सॉरी 303 के आसपास होता है केल्विन, मतलब कमरे के ताप पर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी 3000 के आसपास होता है। एक्यूरेट तो ध्यान याद नहीं करना अपने को, बस ऐसे याद रखना है। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब ये काफी लंबी रेंज तक किसमें रहता है? ये काफी लंबी रेंज तक लिक्विड में रहता है, और इसका उपयोग इसीलिए किसमें किया जाता है? थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है, जहां पर हाई टेम्परेचर रहता है। किसका? गैलियम का उपयोग। किसका? गैलियम का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, जहां पर हाई टेम्परेचर रहता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है, क्या लिक्विड रहने की रेंज है, वो बहुत ज्यादा होती है। ये अपनी बोरॉन फैमिली की मेन बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्बन फैमिली की, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।